नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो लोकसभा चुनाव अब बस सिर पे ही कहे जा सकते हैं और सारी पार्टियां, सारे गठबंधन अपनी पूरी ताकत के साथ इनकी तैयारी कर रहे हैं। बात करें अगर इंडिया गठबंधन की, तो यहां पर भी तैयारियां जोरों पर है, लेकिन तैयारियों से ज्यादा खींचतान दिखाई देती वो इस संदर्भ में कि जो सीटों का बंटवारा, जो सीट शेयरिंग है, उसको लेकर अभी तक कोई ठोस बात सामने नहीं आई है। एक तरफ गठबंधन के जो नेता हैं वो कहते हैं कि ऐसी चीज़ों में वक्त लगता है, लेकिन दूसरी तरफ ये लगता हुआ वक्त थोड़ा सा, जिसे कहते हैं, धड़कनों को तेज़ करता है। क्योंकि अगर जब तक ये सीट शेयरिंग वाली स्थिति साफ नहीं होती, जब तक इस पर कोई रजामंदी नहीं होती, तो जो इंडिया गठबंधन है उसकी जो एक कोशिश है कि वो सब एक साथ आएं और बीजेपी को हराएं, उसमें थोड़ा दम कम नज़र आता है। तो ताज़ा हालात पे अगर नज़र डालें तो लगातार चर्चाओं के दौर जारी हैं। कांग्रेस की हाल ही में चर्चा हुई और ख़ासतौर पर अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो वहां पर चूंकि सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें आती हैं और वहां पर कांग्रेस एक बड़ा दांव भी देख रही है। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी और अब बीएसपी तो कह चुकी है कि वो अलग चुनाव लड़ेंगे, इसके भी अलग नतीजे होंगे, उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी यहां पर कांग्रेस की मांग मानने के लिए तैयार है, और उन जगहों पर जहां खुद कांग्रेस मजबूत है वो कितने अपने सहयोगियों को सीट देने की फिराक में है? ये सब बातें भी ठीक है, लेकिन वक्त इसमें कितना लगेगा, तो यही कुछ सवाल होते हैं जो चर्चा का विषय बनाते हैं। तो चलिए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। आज चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कांग्रेस की प्रवक्ता सुजाता पॉल, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह, सीएसडीएस के प्रोफेसर संजय कुमार और अंबेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अभय दुबे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करें हम, क्योंकि उत्तर प्रदेश पे फोकस है, बातचीत भी उसके इर्द गिर्द हो रही है, ताज़ा बातचीत होती हुई दिखाई भी दी यहाँ पर पिछले दिनों में। तो सुजाता जी, ये बताइए कि क्या जो अंतिम चीज़ें हमें पता है कि भाई अभी तो कुछ बात बनी नहीं, अभी फिर से मुलाकात करेंगे, फिर से बैठक करेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि वो एब्सोल्यूट टर्म में होता है, कुछ ना कुछ तो बात बनी होती है, कहीं तक तो वो पहुंची होती है। कितनी आगे बढ़ी बात? सुजाता जी, शायद आप म्यूट पर हैं। जी हाँ जी। हमारा नेतृत्व बातचीत कर रहा है, सभी पार्टियों से बातचीत हो रही है। बहुत सारी बातें इस वक्त बाहर नहीं आई हैं, लेकिन जल्दी आपके सामने कौन सी सीट पे कौन पार्टी लड़ेगी वो भी सामने आ जाएगा। और निश्चित तौर पर बहुत अच्छे माहौल में ये सारी वार्ता चल रही है। और आप अगर उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी की, तो उनके साथ भी हमारा आपने सुना ही होगा कि अखिलेश जी ने भी अपनी स्थिति को साफ किया था, क्योंकि बहुत सारी बातें जो है वो उछाली जा रही थी मीडिया में कि जो असेंबली चुनावों के समय पे जो बातचीत हुई उनके विषय में। लेकिन इस वक्त हम केवल ये देख रहे हैं कि देश में लोकतंत्र स्थापित रहे, देश बचा रहे, और इस दिशा में हमारी जो वार्ता है वो बिल्कुल बढ़िया चल रही है और जल्द आपको पता चल जाएगा कौन सी सीट पे कौन लड़ रहा है। जी ठीक है, फखरुल हसन चांद साहब, देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है और अभी तो जो खबरें हमें मिलती हैं या कभी किसी वरिष्ठ नेता के थ्रू आ जाती है, वो यही कि भाई ये लोग मांग रहे हैं ना, कांग्रेस का कहना वो पहले 20 से 25 चलता था, फिर कहीं से निकला कि नहीं वो 20 ही मांगी गई है। आप लेकिन सुनते हैं 15 से ज्यादा देने को तैयार नहीं, वो भी कांग्रेस और आरएलडी मिलाकर। तो क्या आपको लगता है कि 65 सीटें आपको ही चुनाव लड़नी चाहिए और आप अपनी अन्य सहयोगी दलों को, जिसमें से अब बीएसपी ने तो साफ कर दिया है कि वो आपके साथ नहीं आएंगे, 65 पे ही मतलब 15 पे ही रोकना चाहेंगे? देखिए विपिन जी, कल जब मीटिंग से आदरणीय राम गोपाल यादव जी निकले तो उनका बयान था कि हमने आधा सफर पूरा कर लिया, आधा सफर बाकी। तो निश्चित रूप से पॉजिटिव वे में ये सारी चीजें चली। जो बैठक हुई हमारी वो सकारात्मक रही। बहुत सी बातों पे, बहुत सी सीटों पे कांग्रेस से चर्चा हुई और सीट शेयरिंग पे के मुद्दा मैं समझता हूं हमारे और कांग्रेस के बीच जो है वो लगभग हम उस पर सहमत हो चुके हैं। और आने वाले समय में जो भी सीट शेयरिंग पे फॉर्मूला हमारा तय हुआ है वो हम आपको निश्चित रूप से बताएंगे जब हमारा और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर अपनी अंतिम मोहर लगा देगा। नहीं, बिल्कुल ये बात बिल्कुल, हाँ जी बोलिए ना विपिन जी, लेकिन ये बात बिल्कुल निश्चित रूप से जान लीजिए कि अब हमारे और कांग्रेस के बीच में और जो हमारे साथ अन्य दल मौजूद हैं उनके बीच में सीट शेयरिंग को लेकर कहीं कोई विवाद नहीं है। बहुत ही सकारात्मक तरीके से वो बैठक हुई
और बैठक में हमने आराम से उस पर निर्णय लिया। सबने इस बात पे सोचा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार को हटाना है। उसके लिए सब लोग थोड़ा थोड़ा त्याग करने के लिए तैयार हुए। हम भी थोड़ा त्याग करेंगे, कांग्रेस भी थोड़ा त्याग करेगी। और जहां तक आपने बसपा का सवाल उठाया कि बसपा हमारे साथ आने को तैयार नहीं, तो हमने उनको कभी नहीं बुलाया था कि आप हमारे इंडिया गठबंधन में आइए। हमारे तरफ से कभी कोई बयान नहीं था। उनका सम्मान करते हैं, वो चुनाव अकेले लड़ना चाहती, वो उनका रास्ता हो सकता है। हमारा और इंडिया गठबंधन के जो दल हैं उनका रास्ता बिल्कुल साफ है कि हमें भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार के खिलाफ लड़ना है। बसपा का रास्ता बिल्कुल साफ है कि जो समाजवादी करेगी हमें उसका ठीक उल्टा करना है। तो लेकिन पिछला चुनाव तो आप लोगों ने साथ मिलकर लड़ा था वैसे। खैर, तो मैं ये सवाल सुजाता जी आपके पास लाता हूं। जितना मैंने सुना कि कांग्रेस में नेता चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी ना छिटके, और उसके अपने कारण भी हैं, लेकिन अब तो उन्होंने ऐलान कर दिया है। आपको क्या लगता है कि बेहतर होता कि वो साथ में होते? आप शायद बसपा की बात कर रहे हैं। जी, समाजवादी पार्टी, माफ कीजिए, बसपा की बात कर रहा हूँ, बीएसपी की बात कर रहा हूँ। जी। जी, हम इस वक्त चाहते हैं कि हर वो ताकत जो देश के संविधान को और देश के लोकतंत्र को बचाना चाहती है, वो सब साथ आए। और हम तो सबको साथ लेके हमेशा से चलना जानते भी हैं और चलते भी रहे हैं, तभी तो देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ है। वरना आज तो एक ऐसी पार्टी है जो कहती है कांग्रेस मुक्त भारत हो, छोटी पार्टियां हम खत्म कर देंगे, इसीलिए इनके घटक दल इनसे छिटक चुके हैं। तो हम चाहेंगे कि सब कोई साथ आए, जो भी देश के हित में आज देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाना चाहता है। अब जहां तक बात है बसपा की, तो ये उनका नेतृत्व जो निर्णय लेगा वो उनके ऊपर निर्भर करता है, उसमें तो हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि एक मजबूत इंडिया ब्लॉक जो है वो आज देश को बचाने के लिए आगे बढ़ा है, और हर वो व्यक्ति जो हमारे साथ आना चाहता है इस मुहिम में वो आए। और निश्चित तौर पर तो दादा जी, एक छोटा सा सवाल आपसे, एक छोटा सा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। आपने कहा कि सबका स्वागत है, तो चलिए, हो सकता है आप साथ चुनाव ना लड़े, लेकिन चुनाव के बाद द्वार खुले रहेंगे? देखिए, अगर देश की बात आएगी तो हर वो ताकत जो देश हित में, लोकतंत्र के हित में, संविधान को बचाने के लिए होगी, उन सभी ताकतों का स्वागत करेगी कांग्रेस पार्टी। ठीक है। राम कृपाल जी, देखिए, इस समय तो हम चर्चा कर रहे हैं कि सीटों की शेयरिंग नहीं हो रही है, लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है, आप बाकी बताएंगे, आपने बहुत लंबे अरसे से ये सब देखा है, उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग का जो भी फॉर्मूला बने, 65 खुद समाजवादी पार्टी रखे, 15 दे या फिर 20 की मांग ले कांग्रेस की, वो जो भी नंबर निकल कर आए, लेकिन बीएसपी का ये कहना कि वो अलग से चुनाव लड़ेंगी, इन कोशिशों के लिए क्या एक तरह का सेटबैक है? निश्चित रूप से ये सेटबैक तो है ही है। और मायावती का ये निर्णय निश्चित रूप से, देखिए, कोई माने न माने, बीजेपी के लिए सबसे बड़ा फायदा है। जो उसके राह में 2019 में जो हुआ था, और जिससे बीजेपी की सीटें कुछ कम हुई थी, यानी, तो, और उसका एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं। आजमगढ़ की सीट पर अखिलेश जी 2019 में जीते थे, मायावती और अखिलेश जब साथ थे। लेकिन उसके बाद अखिलेश जी ने इस्तीफा दे दिया, मायावती बाई इलेक्शन हुआ और एसपी बीएसपी अलग होकर लड़ी। 2019 में जितना वोट बीजेपी को मिला था उससे भी कम वोट बीजेपी को मिला बाई इलेक्शन, लेकिन बीजेपी जीत गई। अब आप इसी से समझ लीजिए कि क्या हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जैक्टली ही होगा, लेकिन हम अगर कोई चीज कह रहे हैं तो ताजा उदाहरण दे करके ही उसके बारे में कहेंगे ना, जो अभी उत्तर प्रदेश में हुआ है। अखिलेश जिस सीट को जितना वोट पा करके बीजेपी को हरा दिए थे, बीजेपी उससे कम वोट पा करके बाई इलेक्शन जीत गई, सिर्फ इसलिए कि एसपी बीएसपी के वोट बट गए। करीब 1.5 लाख के आसपास वोट मायावती ले गई और समाजवादी पार्टी हार गई। खैर, मैं उस पर नहीं जाता। अभी हमारे समाजवादी भाई प्रवक्ता कह रहे थे कि थोड़ा थोड़ा त्याग करने के लिए सभी पार्टियां तैयार हैं। बहुत अच्छी बात है, काश ऐसा हो। और मुझे लगता है कि अगर ये त्याग वाली बात है, लेकिन दिक्कत यह है कि क्षण के जो खबरें आ रही हैं वो इसके उलट आ रही हैं। अब सारी या तो गलत होंगी, जो खबरें आ रही हैं उनका मूल निचोड़ यह है कि क्षेत्रीय पार्टियां ये कह रही हैं, नंबर 1, कि अपना कोई नुकसान उठाए बिना इंडिया अलायंस में हम रहेंगे।
और मोदी को हराना है। ये बात है, लेकिन अपना नुकसान नहीं होना चाहिए। तो सवाल इस बात का है कि फिर आखिर त्याग किसके हिस्से जाएगा। एक एक शेर है एक शायर का, मैं कांग्रेस के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है और मुझे लगता है कि वो उसके लिए है कि इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। तो अब देखना सारी चीज यही है कि कांग्रेस आखिर 3 फिगर में पहुंचने के लिए उसको कितनी सीटें मिलती हैं उत्तर भारत में, विशेषकर जैसा मैंने कहा कि वो बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, यही 4 स्टेट हैं, 210 सीटें होती हैं। दिल्ली, पंजाब और आप झारखंड को अगर जोड़ लेंगे तो करीब करीब 230-240 हो जाती हैं। सवाल है कि इसमें अगर कांग्रेस को लड़ने के लिए ही 100 सीटें नहीं मिलेंगी तो कांग्रेस 3 फिगर में कहां से पहुंचेगी, क्योंकि पिछली बार में वो 3 राज्यों में मैं फिर कह चुका हूं, तमिलनाडु, केरल और पंजाब में कुल 38 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें से 31 सीट जीती थी और बाकी पूरे भारतवर्ष से सिर्फ 21 सीटें आई थी, तब मिला के 52 हुई थी। तो अगर वो 3 राज्य जहां पे कांग्रेस अपने टॉप पर है ही, उससे ज्यादा इस बार पंजाब में तो उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि वो जीत पाएगी। केरल, तमिलनाडु में जितनी सीटें पिछली बार मिली थी, मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा सीटें कोई देने वाला है। वो है केरल में बिल्कुल डिफरेंट स्थिति है। तो मेरा ये कहना है जी कि जो सबसे बड़ी पार्टी है जिसको आप मुखिया बना रहे हैं, जिसको पीएम कैंडिडेट केजरीवाल और ममता बनर्जी जी ने बनाया था, उनके पास अगर जीतने में अगर 100 सीटें भी नहीं देते हैं लड़ने के लिए, आप लोग जो स्थितियां हैं, जो छन के यूपी से बात भी आ रही है, उसमें 1/4 यानी 80 में से मैक्सिमम अगर जो अभी तक संकेत मिल रहे हैं 20। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में भी कांग्रेस ने 100 सीटें ही मांगी थी, जी यानी तब भी 25% ही सीटें मांगी थी। तो मेरा यह कहना है कि उत्तर भारत में 1/4 सीटों पर बड़े बड़े राज्यों में लड़ करके कहां से कांग्रेस 3 फिगर में पहुंचेगी जी और अगर वो नहीं पहुंचेगी तो जो मैंने पिछली बार यही कहा था कि क्षेत्रीय पार्टियां किसी भी कीमत पर नहीं चाह रही हैं कि उनको त्याग करना पड़े। रही बात सबसे समाजवादी भाई मित्र कह रहे हैं तो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये बड़ा क्या कहें विरोधाभास सा है अभय दुबे साहब की। एक तरफ तो ये है कि आपको बीजेपी को हराना है, इसीलिए ये इंडिया गठबंधन बना है। अब जैसा राम कृपाल जी भी कह रहे हैं या दिख भी रहा है कि भाई वो जो सीटों की खींचतान है तभी थोड़ा लंबा वक्त चल रहा है, नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर आपको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट निकालना है तो फिर आपको प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर उसमें सब लोग अपने हित और अपना वजन देखेंगे तो फिर ये 2 विरोधाभासी चीजें हो जाएंगी। आप एक साथ दोनों चीजों को नहीं कर सकते। देखिए, मैं जब अपने शहर में रहता था तो सुबह के वक्त दौड़ने के लिए जाता था, तो मैं रास्ते में कंपनी बाग पड़ता था। कंपनी बाग में मेरी नजर पड़ती थी तो वहां पे बुजुर्ग लोग सवेरे टहलते थे, तो बड़ी वो धीमी रफ्तार से टहलते थे, बीच बीच में बैठ भी जाते थे, बातें भी बहुत ज्यादा करते थे, तो बहुत देर लगाते थे, बहुत धीमी रफ्तार टहलते थे और बहुत कम फासला तय करते थे। शायद उनकी तंदुरुस्ती यही इजाजत देती थी। विपक्ष जिस तरीके से अपनी एकता की प्रक्रिया चला रहा है, मुझे हमेशा कंपनी बाग में टहलते हुए बुजुर्गों की याद आती है। देखिए, इनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है, जो बहुत बड़े बड़े इवेंट करती है, उसने राजनीति में बहुत चमक दमक डाली है, उसके बाद बहुत संसाधन है, वो दिन रात वो लोग लगे रहते हैं, एक साथ कई मोर्चों पर कई पहलुओं पर काम करते हैं। और उसके मुकाबले विपक्ष जिस तरीके से गति कर रहा है, वो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो बहुत सुस्त है। और हो सकता है कि जनवरी के आखिर तक ये लोग अपना सब सीटों का तालमेल पूरा कर लें, लेकिन मैं समझता हूं कि ये सुस्त गति जो है वो विपक्ष की योजनाओं को जो फायदा मिल सकता है उस फायदे को काफी घटा देगी। पहली बात तो मेरी ये है। दूसरी बात, जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, अगर हम अपनी चर्चा को उत्तर प्रदेश में ही सीमित कर दें, बंगाल वगैरह की तरफ अभी ना जाएं फिलहाल, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी तो चाहती नहीं है कि मायावती के साथ कोई गठजोड़ हो, क्योंकि शुरू से ही अखिलेश जी के जो वक्तव्य हैं उन वक्तव्यों में स्पष्ट है कि उन्हें मायावती के ऊपर भरोसा नहीं है, और वो साफ बात कह भी रहे हैं इस बात को, और कोई छुपा भी नहीं रहे हैं अपनी बात।
लेकिन कांग्रेस को अभी भी उम्मीद है, हालांकि मायावती ने वक्तव्य दे दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस को अभी भी उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी आ सकती है गठजोड़ में। लेकिन अगर ये केवल उम्मीद करने से नहीं होगा, बहुजन समाज पार्टी को गठजोड़ में लाने के लिए कांग्रेस को एक प्रोएक्टिव भूमिका निभानी होगी। हो सकता है वो निभा रही हो, मुझे पता नहीं हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो नहीं निभा रही। हो सकता है कि अंदर खाने कोई बैक चैनल बातचीत चल रही हो, मायावती को समझाने की कोशिश की जा रही हो, क्योंकि मायावती ने अपने पिछले वक्तव्य में जो दलीलें दी हैं वो सारी दलीलें गलत हैं और वो दरअसल हकीकत से पूरी तरीके से दूर हैं। पिछली बार जब समाजवादी पार्टी से उनका गठजोड़ हुआ था, यहां संजय जी बैठे हुए हो, मेरी बात की तस्दीक करेंगे, जो पोस्ट पोल सर्वे था जिस पर मैंने निगाह डाली, तो उसमें यादव वोट मायावती को ज्यादा मिले थे बजाय इसके कि जाटव वोट समाजवादी पार्टी को मिले हैं। तो उस गठजोड़ में नुकसान समाजवादी पार्टी को हुआ था और फायदा मायावती को हुआ था, बहुजन समाज पार्टी को हुआ था, इसीलिए वो 9 सीटें जीत भी गई थी। तो ये कहना है कि गठजोड़ से नुकसान होता है, गलत बात है। उनको ज्यादा फायदा हुआ था और उन्हें इस गलत तर्क को देके वो दरअसल अपने पैरों पे वही कुल्हाड़ी मारना चाहती हैं जो कुल्हाड़ी उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में मारी थी। वो अकेले चुनाव लड़ी थी, हम जानते हैं उनकी क्या दुर्गति हुई। और मैं अभी भी मानता हूं कि कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के बीच में गठजोड़ तो हो ही जाएगा। 1-2 सीटों का इधर उधर हेरफेर हो सकता है, 3-4 सीटों का हेरफेर हो सकता है, गठजोड़ निश्चित रूप से हो जाएगा। लेकिन यह गठजोड़ भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले प्रभावी साबित नहीं होगा जब तक उसके साथ बहुजन समाजवादी पार्टी न मिले, बहुजन समाज पार्टी न मिले। उसकी वजह है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो सामाजिक आधार है वो बहुत ही शक्तिशाली है। एक जमाने में जब कांग्रेस शिखर पे हुआ करती थी तब उसके पास एक विशाल जनाधार हुआ करता था। मुझे लगता है कि भाजपा का आधार उस आधार से भी आज कहीं ज्यादा शक्तिशाली है उत्तर प्रदेश में। और अगर मायावती अपने इस रवैये पर कायम रहती हैं कि वो इस गठजोड़ में शामिल नहीं होंगी और अकेले चुनाव लड़ेंगी, तो वो सुनिश्चित करेंगी कि भाजपा अपनी सीटों की सूची 63 से बढ़ा के 70 से लेकर 75 तक ले जाए। और ये एक विपक्ष की जो योजनाएं हैं उनके लिए काफी बड़ा धक्का होगा। जी बिल्कुल। तो क्योंकि आपने रेफरेंस दिया यहाँ पर संजय जी का, तो संजय जी अगर हम देखें, और ये देखिए सामने चल ही रहा है 2019 के चुनाव का जो पोल परसेंटेज है, तो एक तरफ भाजपा है जहाँ पर ऑलमोस्ट 50% वोट जा रहे हैं और बाकी रेस्ट ऑफ द पार्टीज़ है जिसमें एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, तब ज़रूर कांग्रेस इस गठबंधन का हिस्सा नहीं थी, वो अलग लड़ी थी, लेकिन उसके हिस्से में 6-6.25% से ज़्यादा वोट आया नहीं था। तो इस 50% का मुकाबला करने के लिए जो अभय सर ने अभी समझाया, तो क्या कहाँ से ये कॉन्फिडेंस आ रहा है अखिलेश यादव को कि वो मतलब इतने इंटरेस्टेड नहीं है कि बीएसपी आए? वो जो अंदर की बात है वो भी अभी उन्होंने समझाने की कोशिश की कि किस तरह से वोट कट के कहाँ गया, लेकिन 50% के सामने बाकी कलेक्टिव 50% कैसे आएगा फिर? देखिए विपिन जी, मुझे लगता है कि आपने कहा अखिलेश यादव को कहां से कॉन्फिडेंस आ रहा है। शायद वो ये मान के चल रहे हैं कि बीजेपी का वोट जो 2019 में आया था उससे बीजेपी नीचे जाएगी। शायद उन्हें लगता है कि महंगाई, बेरोजगारी और जो तमाम मुद्दे हैं इस पर लोगों की नाराजगी होगी। अखिलेश यादव को यह भी लग रहा हो कि जिस मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, कास्ट सेंसस की, हो सकता है इस पर अखिलेश यादव वोटरों को गोलबंद करने में ज्यादा सफल हो। शायद यही एक चीज हो सकती है जिसके कारण अखिलेश यादव ये देखते हुए भी कि 2019 के चुनाव में बीजेपी ने तकरीबन 50% वोट अपने आप पाए थे, तो उसका मुकाबला अगर आप 2024 में करना चाहते हैं और बीएसपी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहते, उसको अलग रखना चाहते, तो शायद उनके मन में यही मंशा होगी, यही उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि बीजेपी का वोट नीचे जाएगा, बीजेपी से लोग नाराज हैं और उनका वोट थोड़ा नीचे जाएगा, इनको वोट थोड़ा बढ़ेगा, तो ये बीजेपी को कई कंस्टिट्यूएंसी में हरा सकते हैं। ऐसा मुझे लगता है, कल्पना तो वो कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसी हकीकत 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मैं एक बार चांद साहब आपका रिएक्शन चाहूंगा इसके ऊपर, फिर इसका एक सप्लीमेंट्री सवाल मेरे पास और है, वो मैं संजय जी से पूछूंगा, लेकिन चांद साहब आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैं जो है विपिन जी एक बात बताऊं, राम कृपाल जी बोल रहे थे कि आप त्याग, थोड़ा त्याग की बात आ रही थी। तो भाई 2017 में हमने कांग्रेस से गठबंधन किया था, त्याग ही किया था, 100 से ज्यादा सीट दी थी। 2019 में हमने बसपा से अगर गठबंधन किया था तो हमने उनको जीतने वाली सीटें दी थी।
और आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ राम कृपाल जी, हमारे पास लिस्ट है, अंबेडकर नगर वाले सांसद क्या बसपा के साथ हैं आज? आजमगढ़ में जो लड़े थे क्या वो बसपा के साथ आज हैं? दानिश अली क्या वो बसपा के साथ हैं? अफजाल अंसारी क्या वो बसपा के साथ हैं? अतुल राय क्या वो बसपा के साथ हैं? तभी बसपा से कहिए कि अपने सांसदों की एक बैठक बुला ले, एक मीटिंग बुला ले। तो देखिए हमारी तैयारी है, हम गठबंधन के अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बैठक कर रहे हैं। और त्याग की जहां तक बात है तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि हमने जब भी किसी से गठबंधन किया है बड़े दिल के साथ किया है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, चलिए त्याग की बात। लेकिन जो अभी संजय जी ने एक्सप्लेनेशन दिया उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं समझ नहीं पाया आप क्या सवाल पूछे संजय। देखिए संजय जी ने, देखिए आपका मुकाबला जो है वो 50% वाली बीजेपी से है, ठीक है, यानी बाकी सारी पार्टियां, जो मैं 2019 का रेफरेंस दे रहा हूं, साथ में आ जाएं तो बाकी का 50% बनता है। तो कहां से आपको ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि बसपा भी आपसे अलग हो गई और आप कांग्रेस, आरएलडी और आप तीनों मिलके उस 50% का मुकाबला कर लेंगे? क्या आपको ये उम्मीद है कि जो बीजेपी का 50% है वो 50% नहीं रहेगा? विपिन जी, हर चुनाव अलग होता है। अगर हम आपका इस बात को मान ले संजय जी की, तब तो 2019 में हम भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल सुपड़ा साफ कर देते। जो हमारा और बसपा का वोट शेयर था, अगर हम उसको मिला ले तो तब तो भाजपा कहीं बचती नहीं। इसलिए हर चुनाव अलग होता है। जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था वो परिस्थितियां अलग थी। 22 का उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ, उसकी परिस्थितियां अलग थी। अब जो 24 में चुनाव होगा 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, वो परिस्थितियां अलग होंगी। तो वो क्या अलग परिस्थिति? जी जी, वही सवाल यही कि वो क्या अलग है जो आप देख रहे हैं? देखिए 19 का चुनाव सब जानते हैं कि पुलवामा के अटैक के बाद सब चीजें बदल गई थी, एयर स्ट्राइक हुई, दूसरी चीजें हुई। आज भारतीय जनता पार्टी क्या मुद्दों पर लड़ने जा रही? विपिन जी, हम आप जो राजनीति कर रहे हैं सब जानते हैं किस मुद्दे पर लड़ेगी चुनाव। राम मंदिर मुद्दा है, हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, हमें मालूम है किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन हम तो अपना प्रयास करेंगे कि बेरोजगारी, महंगाई, किसान, मजदूर के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी को वापस लेके आए। मुझे मालूम है कि वो इस पे जल्दी वापस नहीं आएगी, लेकिन हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में। अच्छा ठीक है, एक मिनट अबे दुबे साहब, तो ये जैसे चांद साहब ने कहा कि 2019 में पुलवामा हो गया, अभी एक राम मंदिर है, ठीक है। अब देखिए राजनीति में तो चीजें ऐसी ही चलती हैं, तो क्या राम मंदिर का इंपैक्ट कोई छोटा मोटा है, वो वैसा नहीं अगर हम माने कि उस समय पुलवामा का इंपैक्ट था? देखिए ये तो चांद साहब की बात सही है। मेरा मानना है कि जो बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, उस बालाकोट स्ट्राइक ने भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मुहिम को एक खास तरह का उछाल दिया था, जिसकी वजह से उसको बेशी वोट, अतिरिक्त वोट मिले और वो 2014 के आंकड़े से भी आगे निकल गई। ये सही बात है बिल्कुल उनकी। और इसी तरह का प्रचार भी किया था। मैं तो जहां जहां नजर डालता था हर जगह मुझे यही बैनर दिखाई पड़ता था कि हमने घुसकर मारा, यही सब होता था उसमें। तो ये उनकी बात सही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की कोशिश जो मुझे नजर आती है, वो बालाकोट स्ट्राइक से जो काम लिया था वो काम वो अयोध्या उत्सव से लेना चाहते हैं, और उसके जरिए वो चाहते हैं कि 2019 का जो स्ट्राइक रेट है कम से कम उतना तो हासिल हो ही जाए, और बढ़ सके तो और बढ़ जाए थोड़ा सा। ये उनकी कोशिश है, और इस कोशिश में वो बहुत बड़े पैमाने पर लगे हुए हैं। जो जिस तरह से अयोध्या उत्सव मनाया जा रहा है, वो उसका आप पैमाना और उसके पीछे की जो आयोजन शक्ति और इवेंट मैनेजमेंट और वगैरह सब देखें, उसके पीछे की राजनीति देखें, तो बहुत ही विशालकाय है। मैंने तो सोचा नहीं था कि इस तरह का अयोध्या उत्सव वो लोग आयोजित करेंगे और उसको इतने तरीके से शुरू करेंगे और कितनी दूर तक उसको ले जाएंगे। ये सब चीजें मेरे दिमाग में तो कम से कम नहीं आई थी, और मैं इसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है, और नरेंद्र मोदी का जो इवेंट मैनेजमेंट की जो क्षमता है वो अयोध्या उत्सव के मामले में मैं मानता हूं कि वो अपने शिखर पर है, और उन्होंने अपने पिछले जो रिकॉर्ड थे वो भी उन्होंने तकरीबन इसमें ब्रेक कर दिए हैं। तो ये विपक्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो कैचमेंट एरिया है, भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव क्षेत्र है, जिसमें उत्तर प्रदेश और गुजरात सबसे ज्यादा प्रमुख है, वहां पे विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि इस अयोध्या उत्सव से, प्राण प्रतिष्ठा वाले कार्यक्रम से जो माहौल बन रहा है, इस माहौल को किस तरीके से वो वेद है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि राम के नाम पर जो सामाजिक आर्थिक मुद्दे हैं वो पीछे चले जाएं। वो कह रहे हैं कि हम सामाजिक आर्थिक मुद्दों को आगे लेके आएंगे, लेकिन ये काफी मुश्किल काम होगा। इसकी कोई तैयारी मुझे विपक्ष की तरफ से दिखाई नहीं पड़ती। ठीक है सुजाता जी, हाँ, इसकी तैयारी केवल वो 1 महीने की चुनावी मुहिम होती है, उसमें नहीं होती है तैयारी इसकी। ठीक है, इसका नैरेटिव पहले से बनाना पड़ता है काफी।
और ऊपर से अभी तक कांग्रेस विपक्ष तो ने ऐसा कोई नैरेटिव नहीं बनाया हाँ, है। और इस चीज पे तो कांग्रेस की दुविधा और ज्यादा है कि केंद्रीय नेतृत्व ने मना कर दिया, क्षेत्रीय नेतृत्व ने कहा कि नहीं हम नहीं मानेंगे, तो वो खैर वो तो एक सवाल हो गई। सुजाता जी आप कुछ लेकिन इससे पहले कुछ कहना चाह रही थी। जी देखिए, जब लोकतंत्र स्थापित किया ना तो हमने देश को परिवार समझा, और हाँ बहुत हिस्सों में बटा मगर परिवार तो ऐसे ही बढ़ता है, ये मैं रामकृपाल यादव जी को जरूर कहना चाहती हूँ। और जब जरूरत होती है ना तो यही परिवार एक साथ आता है अपने परिवार को बचाने के लिए, जो ये देश है। और ये इस बात को कहने के साथ साथ आपको याद होगा जब हम बसपा की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं, तो स्थितियां जो हैं, जैसा कि मेरे समाजवादी पार्टी के साथी ने कहा कि इस वक्त जो चीजें हैं वो मुद्दे अलग हैं। पिछली बार भले ही बालाकोट की बात हुई, इस बार भले ही राम मंदिर को के बारे में बात करा जा रहा है जिस तरीके से प्रधानमंत्री कर रहे हैं, लेकिन आप एक बात को तो नहीं नकार सकते कि जब हमने पिछली बार चुनाव लड़ा था, चाहे हम समाजवादी पार्टी के साथ थे या समाजवादी पार्टी बसपा के साथ थी या लोकसभा के चुनाव में, तो जनता क्या देख रही थी? जनता देख रही थी कि कौन सा विपक्षी दल है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है, तो एक साथ वो आ गए थे। उसी प्रकार से अगर आप आम आदमी पार्टी को देखें कि किस तरह से जब दिल्ली में उन्होंने चुनाव जीता था, 67 सीट्स उनको मिली थी, तो वो जनता के ऊपर थी। जो लोकतंत्र होता है उसमें जनता जनार्दन होती है और जनता के मुद्दों पर को लोकसभा की सारी सीटें हार गए थे वो, सुजाता जी। मैं बता रही हूँ, नहीं कोई बात नहीं, लेकिन मैं अभी जो बात कहना चाह रही हूँ वो ये है कि इस वक्त आपने देखा है कि राम मंदिर की बात हो रही है, तो शंकराचार्य जी भी तो बहुत कुछ कह रहे हैं। बहुत लोग ऐसे भी तो होंगे जो सचमुच में ये सोच रहे होंगे, ये सवाल आपकी हो पार्टी रहा में उस होगा। पर दो राय है, आपकी पार्टी के अंदर ही उस पर दो राय है। ना, नहीं, मैं बता रही हूँ मेरी पार्टी का राय क्या है। मेरी पार्टी की राय ये है कि एज अ पार्टी हम विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए जब ये आरएसएस और भाजपा का कार्यक्रम बना रहे हैं प्रधानमंत्री जी, जहां पर वो पत्नी के साथ नहीं बैठ सकते, तो 11 दिन के अनुष्ठान का इतना प्रचार करने के बाद भी अब कहा गया है कि एक कोई ट्रस्टी है जो अपनी पत्नी के साथ प्राण प्रतिष्ठा का कार्य जो पूजा है वो करेंगे। तो ये बात तो साफ हो गई ना कि हम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के एक धार्मिक कार्यक्रम में जाने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ये धार्मिक काम ये उनका तो फिर आपके नेता क्यों जा रहे हैं उत्तर प्रदेश वाले? बता रही हूँ। लेकिन जब हम राम भगवान की बात करते हैं तो राम भगवान तो मेरे दिल में बसते हैं, कोई पेटेंट थोड़ी है इनके पास ये बताएंगे कि मैं राम भगवान के मंदिर में कब जाऊंगी या कौन जाएगा। हम इंडिविजुअल तौर पे, पार्टी को मत लाइए बीच में, इंडिविजुअल तौर पे हर व्यक्ति की अपनी आस्था है और हर व्यक्ति को ये पूरी छूट है कि वो अपनी आस्था का पालन करे, वो मंदिर जाना चाहे, वो पूजा करना चाहे, अर्चना करना चाहे तो वो निश्चित तौर पे जाए। इसी कारण से हमारे जो नेता है वो गए थे, और वो उत्तर प्रदेश के नेता ही नहीं, वो पूरे देश से कहीं से भी नेता आ सकते हैं। देखिए मैं तेलंगाना में कम्युनिकेशन इंचार्ज हूं और मुझे पता है कि यहां से भी बहुत सारे लोग जो है वो वहां जाना चाह रहे हैं और वो जाएंगे, तो उनको रोकने वाला तो कोई नहीं। ये कौन होते हैं कि निमंत्रण देंगे? ये कौन होते हैं बताने के लिए कि हम लेकिन आपके यही नेता बयान देते हैं कि ये अच्छा नहीं किया और ये गलत है और इससे हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है। तो अब हैं तो आपकी पार्टी के रामकृपाल जी, जो बात सुजाता जी समझाना चाह रही हैं, क्या वही बात एज इट इज वोटर तक पहुंचेगी और उसको समझ में आएगी? चले, रामकृपाल जी के साथ थोड़ा संपर्क मेरा टूट गया, तो मैं सवाल लेके संजय जी के पास जाता हूं। संजय जी शायद जुड़ गए। रामकृपाल जी जी हाँ जी, मैं कह रहा था कि सुजाता जी जो बात यहां समझाने की कोशिश कर रही है कि पार्टी की एक अपनी लाइन अलग है, लेकिन पार्टी का हर नेता एक इंडिविजुअल भी है और वो अपने हैसियत से वहां जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मैं इनकी बात मानूं भी, लेकिन एज ए पॉलिटिकल पार्टी क्या ये बात कन्वे होगी वोटर्स तक? देखिए, हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं, मैं 2-3 बातें कहूंगा। अभी ये बात हो रही थी, हमारे समाजवादी भाई मित्र चार साहब कह रहे थे कि बालाकोट के नाते जीत गए फलाना। एक मैं बेसिक सवाल कर रहा हूं कि 2014 से 24 आ गई है, ये 10 साल में जो बीजेपी की सफलता रही है वो क्या बालाकोट और राम मंदिर के नाते रही है? आप देखिए 2014 में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से हार गई, परिवार जीत गया, पार्टी हार गई। 14 में भी सिर्फ परिवार जीता, पार्टी हार गई। 19 में भी परिवार जीता, पार्टी हार गई।
इस 10 सालों में बीजेपी की सफलता क्या यही मंदिर था, मंदिर का नारा था, या बालाकोट? मैं फिर एक बात कह रहा हूं, हम लोग जब भी ये बात करते हैं, जैसे आज मंदिर मंदिर, हकीकत ये है कि मोदी की सफलता काम प्लस राम। राम उस पैकेजिंग की तरह है, बेसिक जो उसमें माल रखा हुआ है वो मोदी का काम है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आप सबको देता हूं, चाँद भाई तो जमीन से जुड़े हुए हैं सब लोग। पूरे देश में गांव में आप जाइए, महिलाओं के नाम पर संपत्ति हो, ये पिछले 100 सालों में, अब जैसे मैं तो 100 साल नहीं, मैं तो 70 साल के करीब मेरी उम्र है, आप बताइए कि कोई ऐसी मुहिम चली थी जहां छोटे गरीब तबके के लोग के मकान महिलाओं के नाम होते थे? आज मैं बताऊं, मातृसत्ता के युग में कभी सुनते थे कि ऐसा होता था, लेकिन एक साइलेंट रिवॉल्यूशन हुई है गांवों में। जितने मकान ये पक्के बने हुए हैं, उसमें से भाई साहब 70% महिलाओं के नाम है। आप विमेन एम्पावरमेंट को आप भूल जा रहे हैं। एक इतना बड़ा लाभार्थी वर्ग है, 80 करोड़ लोगों को अगर ये राशन दिया जा रहा है, आप सिर्फ ये सोचते हैं कि अयोध्या के नाते जीत रहे हैं। तो पिछले, मैं इस बात कर रहा हूं, 2012 का मोदी ने इलेक्शन जीता था गुजरात का, 14 का जीता देश का, 17 में उत्तर प्रदेश का जीता, 19, 22, ये लगातार सारी जीतें क्या मंदिर और बालाकोट के नाते हुई हैं? यही दिक्कत है अपोजिशन की। आप लोग जो सोचते हैं कि इस दुकान पर इसलिए भीड़ है कि ये थोड़ी सी धनिया दे देता है, घलवा दे देता है, ठीक है, नहीं आपको घलवा दिखाई दे रहा है, जो माल दे रहा है उसकी क्वालिटी में आपका कभी ध्यान ही नहीं जा रहा। चलिए, क्विक रिएक्शन, सुजाता भी और चांद साहब भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन 30 सेकंड क्विकली। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल दुकान ही है जिस जो ये कह रहे हैं ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं आज। और ये कह रहे हैं कि इनकी सफलता का ये राज है कि ये कितना कार्य कर रहे हैं। तो ये भी बता दें कि भैया, उत्तराखंड में जब ये देवस्थानम बोर्ड एक्ट लाए थे तो मंदिरों का अधिग्रहण करने चले थे, उसमें पीछे जाना पड़ा। किसानों की आय को दुगनी करने चले थे, एमएसपी की गारंटी आज तक नहीं थी, जो कसम इन्होंने खाई थी, 2 करोड़ नौकरी की बात करी थी। तो ये भी जनता देख रही है। मगर सफलता की बात करते हैं तो आर्थिक असमानता देखिए, इस देश के पास जो पैसा है वो ऊपर का जो तबका है, यानी कि 1% लोग जो 40% संपत्ति लेके बैठे हुए हैं, और 3% संपत्ति नीचे के 50% के पास है। तो जो गरीब है ना, उनकी बात आप बता रहे हैं। अभी नागालैंड से तस्वीरें देखी आपने, सड़कें नहीं है, और आप लोग बताते हैं कि सड़कों का जाल बिछ गया है नॉर्थ ईस्ट में। आप लोग कहते हैं नल से जल, और मैंने खुद नागालैंड में 1.5 महीने रहकर देखा है चुनावों के दौरान कि वहां पे नल में जल नहीं है। पूरी कॉलोनी के अंदर एक नल होता है। चांद साहब 30 सेकंड, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं है, इसलिए मैं उनके पास नहीं जा पाऊंगा। तो चांद साहब देखिए, आदरणीय रामकृपाल यादव जी, अरे माफ कीजिएगा, रामकृपाल जी, देखिए, क्या देश के प्रधानमंत्री जी ने इस बात को नहीं कहा था कि क्या आपका पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम हो सकता है? क्या इस बात को नहीं दोहराया था? आपने 2014 की बात की, तो 2014 में क्या भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं कहा था, बैनर नहीं लगे थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार? अरे साहब, हम तो दूध और दही पे आज टैक्स भी दे रहे हैं, और दाल और सबके सब्जियों के दाम बताएंगे तो डिबेट खत्म हो जाएगी। आपने महिलाओं की बात की, साहब अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बलात्कारी हैं उनको कहा है कि वापस जेल भेजो। हम आपकी कौन सी बात को सच मान ले? हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, यहाँ 112 की जो हमारी बहनें हैं वो 3000 रुपए बढ़ाने के लिए जाती हैं, तो उनको घसीट के लेके जाया जाता है, और ठंड में उनकी रजाई और कंबल भी धरना स्थल से हटा दिया जाता है। आप कौन सी महिलाओं की बात कर रहे हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन उत्तर प्रदेश और देश का नौजवान, जब आपकी सरकारें थी तब ये चीजें सब प्रॉपर थी सर? मैं बहुत जनरल सवाल पूछ रहा हूँ, इसको अन्यथा में मत लीजिएगा। विपिन जी, कोई एक उदाहरण बता दीजिए कि किसी बलात्कारी की सजा माफ कर दी हो और जश्न मनाया हो। कोई एक उदाहरण बता दीजिए कि महिलाओं को घसीट के धरना स्थल से हटाया गया हो, और वो छोड़ दीजिए कि टॉयलेट और बाथरूम के अंदर रात गुजारी हो, कंबल और बिस्तर। ऐसा लगता तो नहीं चांद साहब, मतलब मुझे भले ही उदाहरण नहीं याद हो, लेकिन ये बात गले के नीचे नहीं जाएगी। नहीं, तो उत्तर प्रदेश की बात, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं ना? ठीक है, मैं आता हूं आपके पास भी। अबे दुबे साहब, आ रहा हूं। मैं बिल्कुल यहाँ पर मतलब कोशिश करता हूं कि जो सही बात है वही बोलूं, ऐसा नहीं है, लेकिन आदरणीय रामकृपाल जी ने जो कहा है जी, मैं उनकी बात से मोटे तौर पर सहमत हूं कि
नरेंद्र मोदी ने पिछले दोनों चुनावों में राम मंदिर के ऊपर वोट नहीं मांगे, ये बात उनकी बिल्कुल सही है। नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर पर वोट मांग के चुनाव नहीं जीते, मैं कहता भी रहा हूं इस बात को। और मैं ये भी मानता हूं कि इस चुनाव में भी राम मंदिर पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। नरेंद्र मोदी राम मंदिर पर वोट मांग के चुनाव नहीं जीतेंगे, लेकिन ये एक दूसरे किस्म की राजनीति, पॉलिटिकल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। राम मंदिर का मामला इतना शक्तिशाली और भावावेग से भर दिया गया है कि उससे, जैसे फिल्मों में होता है ना कि आपकी बैकग्राउंड में एक म्यूजिक चलता रहता है जो कि बहुत प्रभावी होता है, तो फोरग्राउंड में जो फाइट सीन चल रहा होता है वो बहुत ज्यादा दर्शकों को प्रभावित करता है। तो राम मंदिर की वजह से जो बैकग्राउंडर है मोदी की चुनावी कैंपेन का, वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। और उसकी वजह से जो फोरग्राउंड में जो वो बातें करेंगे, जो वो दावेदारियां करेंगे, वो दावेदारियां कितनी सही हैं कितनी गलत हैं, इसकी कोई बारीक कताई तो चुनाव में नहीं हो पाती है। सब लोग अपनी अपनी दावेदारियां करते हैं, तो उस बैकग्राउंडर की वजह से उनकी मुहिम बहुत और भी ज्यादा प्रभावी हो जाएगी। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं। जी जी, ठीक है संजय जी। अब क्योंकि अब ये पूरे मुद्दे हैं और उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का काम है और तब सब तमाम चीजें चुनाव में चलेंगी, इसलिए, लेकिन मैं वापस से थोड़ा वो अपना जो आज का प्रमुख बिंदु है सीट शेयरिंग, उस पर आता हूं। मैंने जो एक सवाल रखा था कि कहां से कौन सा कैलकुलेशन है जो उनको दिमाग में सपोर्ट कर रहा है, तो क्या अगर हम 2019 के चुनाव की बात करें तो 37 में से भले ही समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें जीती थी, लेकिन 31 ऐसी सीटें थी जहां वो दूसरे नंबर पर थे। तो क्या उन्हें ये लग रहा है कि हाँ वो कोशिश करते हैं, शायद उनका जो बंटवारा है वो थोड़ा ऊंचा नीचा हो गया, अगर वो करें कोशिश तो वो क्लेम कर सकते हैं सीट्स, और यहीं से कोई कॉन्फिडेंस बन रहा है? नहीं, क्लेम तो कर ही रहे हैं। आपने कहा 5 सीटें जीती थी और 37 सीटों पर वो नंबर 2 थे, तो और 5 और अगर 37 को जोड़ दें तो 31 और 5 तो वो 36 हो जाती हैं। लेकिन अगर आप देखें सीटों के बंटवारे की जो बातचीत चल रही है, जो मीडिया में खबरें आ रही हैं, तो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस को 20 सीटों से ज्यादा नहीं देंगे। पूरी सीटें 80 हैं, 2-4 सीटें अगर आरएलडी को दे भी दिया तो भी कम से कम ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी 50-55 सीटों पर दावा कर रही है। तो 31 + 5 से तो कहीं दावा ज्यादा है। इसी वजह से मुझे लग रहा है, और अगर कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी और 3 सीटों पर नंबर 2 थे, तो 4 सीटों का दावा उनका होना चाहिए। वैसे इनके पास 36-37 सीटों का दावा होना चाहिए। लेकिन अगर कोई तीसरी बड़ी पार्टी गठबंधन में नहीं है तो मुझे लगता है दोनों पार्टियों को जो बाकी बचे सीट है उसकी हिस्सेदारी एक तरह से प्रोपोर्शनेटली मिलनी चाहिए। और इसी बात की शायद कवायद कांग्रेस कर रही है कि भाई कम से कम हमें 16, 17, 18 सीटें मिलनी चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी नंबर 1, नंबर 2 मिला के 37 पर है, 36 पर है, और कांग्रेस भी नंबर 1 और नंबर 2 मिलाकर के 4 पर है। तो बाकी बचे सीटों का भी बंटवारा इस तरह से हो कि वो सारे के सारे सीट समाजवादी पार्टी के खेमे में नहीं जाए। तो क्या जो बीएसपी वाला हिस्सा है, समाजवादी पार्टी चाहती है कि वो अब उस पर वही आगे बढ़े? हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप अलग अलग राज्यों की जो ट्रिकर चल रही है नीचे में, कि भाई दिल्ली में, पंजाब में कांग्रेस 8 मांगती है, आम आदमी पार्टी तैयार नहीं। अगर तृणमूल कांग्रेस की बात करें बंगाल में, तो बंगाल में कांग्रेस 7-8 मांग चाहती है और तृणमूल कांग्रेस 2 देने को तैयार है। ऐसी तमाम खबरें अलग अलग राज्यों से आ रही हैं। बिहार में शायद 8 सीटें देना चाहती हैं जिसमें कांग्रेस और लेफ्ट का बंटवारा हो, लेकिन कांग्रेस स्वयं 8 से 10 सीटें की डिमांड कर रही हैं। तो आजकल वो मार्केट की भाषा में कहते हैं ना कि डिस्काउंट होता है। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस जितना मांग रही है, शायद 20% डिस्काउंट अगर कर दिया जाए तो शायद कांग्रेस को मान जाना चाहिए। क्योंकि मेरे हिसाब से आप अगर यूपी की बात करें या बिहार की बात करें, तो बिहार में वो कौन सी 10 सीटें हैं जहां कांग्रेस लड़के चुनाव जीतने की दावेदारी तो कर क्या सकती है? कांग्रेस, जैसे आपने कहा कि डिस्काउंट चलता है मार्केट में, तो क्या वैसी बार्गेनिंग जो मार्केट वाली होती है कि भाई अगर आप 10 बोलेंगे तो आप मानेंगे कि 5 तो मिलेगा? लगभग वैसा ही हो रही है, बार्गेनिंग वही हो रही है। लेकिन अगर 20% डिस्काउंट पर कांग्रेस मान जाए तो मुझे लगता है कि सीटों का बंटवारा बड़े सरल तरीके से और बहुत क्विकली होने की संभावना है। क्योंकि इसका मतलब होगा 20% डिस्काउंट का मतलब होगा कि कांग्रेस को 2-3 सीटें और पंजाब में छोड़नी होगी, 2-3 सीटें बंगाल में छोड़नी होंगी, और फिर ये मेरे समझ से मामला सलट सकता है, सिमट सकता है। लेकिन अगर ये दोनों तरफ लोग अड़े रहे तो जैसे हम पिछले 15-20 दिनों से सुन रहे हैं कि सीटों का बंटवारा हो रहा है, चर्चा हो रही है, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा,
शायद समय निकल जाएगा, जनवरी का महीना निकल जाएगा और चुनाव बिल्कुल कगार पर होगा। जी, तो आप जब ये जवाब दे रहे थे तो रामकृपाल जी और अभय दुबे दोनों हमारे जो वरिष्ठ मित्र हैं उनके चेहरे पे एक अलग तरीके की मुस्कान थी। शायद वो कुछ सोच रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे। एक छोटा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक से आएंगे तो आप दोनों की बातें सुनेंगे और साथ में कुछ सवाल होंगे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए, और यही कि कितनी सीटें किसके हिस्से में आएगी और नतीजे उससे किस तरफ जाएंगे। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद बातचीत करेंगे। आवाज अड्डा में आज बात हो रही है सीट बंटवारे की। इंडिया गठबंधन के अंदर खास तौर पर फोकस रहा उत्तर प्रदेश प्लस अदर राज्य भी बात हम कर रहे हैं, लेकिन खास तौर पे वहाँ की कांग्रेस की डिमांड कितनी, कोई और उन्हें कितना देना चाहता है, और वो खींचतान जो भी है या बातचीत कहें चल रही है, लेकिन कब तक उसके नतीजे आते दिखेंगे और इन पूरे समीकरणों के मायने क्या हैं। तो मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले, जैसा मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि हमारे दोनों वरिष्ठ साथी रामकृपाल जी और अभय दुबे साहब कुछ कहना चाह रहे थे, भले ही उन्होंने हाथ नहीं उठाया लेकिन वो मुस्कुराए जरूर। रामकृपाल जी पहले आप। नहीं, देखिए संजय जी जो कह रहे थे बिल्कुल सही है। वो देखिए, जो एक संभावना होती है, होता है संभव। तो जो संभव है उसी की संभावना हम लोग कह सकते हैं। तो ये तो तय है कि बंगाल में मान लीजिए कि 2 से 5 हो सकता है, कांग्रेस के मैं बात कर रहा हूँ। बिहार में नीतीश कुमार के 16 सिटिंग एमपी हैं। उनकी दिक्कत यह है कि वो अपने जीते हुए सांसद को किस सांसद को कहेंगे तुमको टिकट नहीं दूंगा। तो 17 की बात वहां चल रही है। आरजेडी है, जाहिर सी बात है कि जेडीयू से कम तो आरजेडी लड़ेगी नहीं। अगर आप जोड़िए तो बचती कितनी सीटें हैं, उसमें कितना कम्युनिस्ट ले जाएंगे, सीपीएम कितना ले जाएगी, सीपीआई-एमएल कितना ले जाएगी, और क्या कांग्रेस को मिलेगा। तो मेरा सिंपल इतना कहना है कि जब आपने खड़गे जी को भावी प्रधानमंत्री के रूप में उजागर किया है तो उस पार्टी को कम से कम दहाई से सैकड़े में तो ले जाने की व्यवस्था कीजिए, और वो मुझे कहीं से भी संभव होता दिख नहीं रहा है। अगर जो संजय जी कह रहे थे अगर आप जोड़ भी लें तो जैसा मैंने कहा था कि बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, और उसमें 3 स्टेट अगर और जोड़ लीजिए, दिल्ली, पंजाब और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ नहीं, झारखंड, तो आप करीब करीब 250 की सीटों पर जाते हैं। वहां से कितनी सीटें कांग्रेस को मिलेंगी? और अगर ये नहीं मिलती हैं तो मेरा वही फिर जो व्यक्त प्रश्न है कि आप दिखा रहे हैं खड़गे जी को, और सीट इतनी नहीं देंगे तो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, जनता इतनी नासमझदार नहीं है कि वो समझ नहीं पा रही है। जी, सुजाता जी से इस पे जवाब लूंगा मैं, सुजाता जी आपसे, लेकिन उससे पहले अभय साहब आप भी जो कह रहे वाले थे अपनी बात कह दीजिए, फिर इकट्ठा लेके जाता हूं। देखिए, अगर मायावती उत्तर प्रदेश में गठजोड़ में नहीं आ रही हैं, जो कि अभी तक की स्थिति के मुताबिक नहीं आएंगी, तो सीटें बहुत हैं उत्तर प्रदेश में। 80 सीटें बहुत होती हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म का सीटों के बंटवारे में कोई खास दिक्कत होगी। ये तो मुझे लगता है कि एक हफ्ते के अंदर उत्तर प्रदेश में जो सीटों का बंटवारा हुआ है वो स्पष्ट हो जाएगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में जो सांगठनिक स्थिति है उसमें कांग्रेस को अगर बहुत ज्यादा सीटें दे दी जाएं तो उसके बाद अच्छे उम्मीदवार भी नहीं होंगे वहां पर चुनाव लड़ने के लिए। उम्मीदवार तो कोई भी पार्टी खड़ा कर सकती है, लेकिन जिताऊ मजबूती से लड़ने वाले उम्मीदवार नहीं होंगे। समाजवादी पार्टी ने, आपने खुद ही बताया कि कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी का ठोस दावा 36 सीटों पर बनता है। उत्तर प्रदेश में तो 80 सीटें हैं भाई। और जो राष्ट्रीय लोकदल है जयंत चौधरी का, वो तो केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सीमित है। तो सीटें वहां उत्तर प्रदेश में अगर मायावती नहीं आती हैं तो बेशी हैं, अतिरिक्त सीटें हैं वहां पर, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां तक बिहार का सवाल है या महाराष्ट्र का सवाल है, मुझे लगता है कि इन दोनों जगहों पर जो गठजोड़ बने हुए हैं ये इंडिया गठबंधन बनने से पहले के गठजोड़ हैं, और इनकी यहाँ की राजनीति थोड़ी अलग किस्म की है। और वहां पे मुझे नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन के गठजोड़ों में कोई दिक्कत होगी। कांग्रेस भी थोड़े हेर फेर के साथ में सभी चीजें वहां पर अच्छी तरीके से सेटल हो जाएंगी। जहां तक पश्चिम बंगाल का प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में अगर गठजोड़ नहीं भी होगा तब भी इंडिया गठबंधन की ताकत को कोई बहुत ज्यादा फर्क उस पर पड़ने वाला नहीं है। अगर गठजोड़ हो जाए तो ठीक है, और अगर नहीं भी गठजोड़ होगा तब भी वो लोग चुनाव लड़के भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। मेरा कहना है, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। मेरा कहना है कि सीटों का तालमेल तो जनवरी के आखिर तक हो ही जाएगा। सवाल यह है कि जो उम्मीदवार होंगे वो जनता से क्या कहेंगे।
उनके पास वो कौन सी कहानी होगी, वो कौन सी समांतर कहानी होगी जो मोदी जो देश को कहानी सुना रहे हैं, जो नैरेटिव है मोदी का, उस नैरेटिव के मुकाबले जो कहानी खड़ी होगी, वो कहानी विपक्ष ने क्यों नहीं बनाई अभी तक? वो विपक्ष अभी तक क्यों रोका रहा? उस नैरेटिव को क्यों तैयार नहीं किया? अपना न्यूनतम साझा कार्यक्रम तक अभी तक इंडिया गठबंधन ने तैयार नहीं किया है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है इनकी पूरी रणनीति में। जी ठीक है, एक एक करके सुजाता जी और चांद जी दोनों सवाल हैं। एक जो अभी उठा रहे हैं अभय दुबे जी, इसका भी जवाब आपसे लेता हूं और फिर वो सीटें उस पर भी लौट के आता हूं जो रामकृपाल जी ने कहा। तो सुजाता जी पहले वही कि देखिए बात ये नहीं है कि हो जाएगा, होता रहेगा, लेकिन ये भी तो देखिए कि आप किसके अगेंस्ट में लड़ रहे हैं। वहां पर सब कुछ इतना प्लान्ड है, सब कुछ इतना क्लियर है, इतनी इतनी बड़ी चीजें हैं। अभय जी या हमारे तमाम लोगों ने बताया यहाँ पे कि किस तरीके से चुनाव लड़ने का तरीका है बीजेपी का। फिर आपका ये जो अप्रोच है, और उन्होंने किसने उदाहरण दिया था, शायद अभय जी ने ही दिया था कि वो जब सुबह पार्क में टहलने जाते हैं तो क्या उन्हें दिखता है और क्या महसूस होता है। तो वाकई में वो बात सही है, आप माने चाहे ना माने। देखिए, जहां तक चुनाव का सवाल है तो हर कांग्रेसी कार्यकर्ता इस वक्त ग्राउंड पे उतर के कार्य कर रहा है। जब नेतृत्व ये फैसला ले लेगा, सब सारे पार्टियों के जो बड़े नेता हैं वो बैठकर फैसला ले लेंगे, आपके सामने स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन एक बात मुझे बड़ी हैरानी हो रही है, रामकृपाल जी बार बार बात कर रहे हैं केवल उत्तर प्रदेश की। भाई डायरेक्ट फाइट जहां जहां पर भी कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की है उनकी भी बात कर लीजिए। उत्तराखंड है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना भी है अब तो। और ऐसी मतलब वहां पर स्थितियां बिल्कुल साफ है। और जहां तक बात है उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। भले ही ये बात अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से बातचीत चल रही है उसमें आपको स्थितियां साफ होते हुए जल्द दिखाई देगी। और ये जरूरी नहीं है कि हम अंदर क्या बात कर रहे हैं वो बाहर बताएं। और हमारे तमाम कार्यकर्ता जो हैं उनको सबको डिप्यूट कर दिया गया है अलग अलग राज्यों में, तो कार्य तो हो रहा है। ये आपको भले ही नहीं दिख रहा, भले ही हम उस तरह का शोर शराबा नहीं करें, क्योंकि हमें तो वैसे भी स्क्रीन स्पेस भी नहीं मिलती है जो हम कार्य कर भी रहे होते हैं। लेकिन ग्राउंड पे उतरकर जो कार्य है वो काफी समय से हो रहा है, या आज से नहीं हो रहा है। लेकिन एक बात बड़ी हैरानी है कि ये जब बात कर रहे हैं ना कि ये दिखाई नहीं दे रहा, ये जो नैरेटिव की बात कर रहे हैं अभय दुबे जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक नैरेटिव जो है वो दिखाई देना चाहिए। तो एक होता है स्प्रिंट और एक होता है मैराथन। यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति तो ये भी होती है ना कि भाई सरकार में कौन उधर की पार्टी से कौन इधर आ जाए, किसकी सरकार को आप गिरा दो, तो उनका तो पूरा सिस्टम वैसा रहता है। हमारा सिस्टम इस वक्त है कि हम एक विचारधारा को लेके चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी इस वक्त धर्म की राजनीति करेंगे, और रामकृपाल जी कितना भी कह लें, सच्चाई यह है कि THR का कार्यक्रम यानी कि टेक होम राशन का कार्यक्रम जिसमें महिला लाभार्थी हैं उसको कई जगहों पर कई राज्यों पे बंद कर दिया गया है। और ये मनमोहन सिंह जी के द्वारा सशक्तिकरण, महिला सुजाता जी, तो अभी जो 3 राज्यों में कांग्रेस की हार हुई और उसमें से एक राज्य तो ऐसा जहां कोई सोच भी नहीं रहा था, उस पर क्या कहेंगे फिर आप? क्या चूक? नहीं, देखिए हमने गठबंधन नहीं किया था उस टाइम पे, और निश्चित तौर पर वोट का विभाजन भी हुआ है। और जब वो सारे बीजेपी से सीधा ही मुकाबला था उन तीनों राज्यों में, वहां मुकाबला था। लेकिन मैं आपको क्या कह रही हूँ कि सीधा मुकाबला है, और जैसे वहां पे समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए या अन्य छोटे दल है, हमने तो किसी से वार्ता तब नहीं करी। नहीं, मेरा सवाल अलग था। नहीं, आपने जो अभी कहा, अभी ये गठबंधन पे सवाल नहीं पूछ रहा, मेरा सवाल तो ये था कि जो आप मुद्दों की बात कह रही है या जो भी बात कह रही है, मैं कह रहा हूं कि इन 3 राज्यों में पब्लिक को आपकी बात शायद समझ में नहीं आ पाई, कैसे समझाएंगे आप? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो इसी कारण से तो हम कार्य कर रहे हैं ना, इसी कारण से हम वहां पे जितने छोटे छोटे, देखिए बहुत सारे, आप अगर ECI का ही वेबसाइट देखेंगे तो आपको कई ऐसी छोटी छोटी पार्टियां, छोटे छोटे इंडिविजुअल्स दिखाई दे जाएंगे जिन्होंने कुछ वोट्स लिए हैं। तो इस वक्त जब हमारी रणनीति तैयार होगी तो आप देखेंगे कि इस बार 1 to 1 फाइट करने की पूरी कोशिश रहेगी। और उसमें अगर जैसे बसपा की बात हो रही है उत्तर प्रदेश में, ऐसे अगर कुछ लोग हैं जो आएंगे, जैसे तेलंगाना में यहाँ पे हूं तो मैं आपको बता सकती हूँ कि BRS हो या AIMIM हो, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट कटर का काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ है स्थिति की फाइट जो है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। तो इन सब चीजों के सामने हमारी क्या रणनीति है वो आने वाले समय में आपको दिखाई दे जाएगी। ठीक है, चांद कुछ साहब, चीजें होती है जो आप बोलते नहीं है मगर आप नहीं, अच्छी, ठीक है, अच्छी बात है मैम। चांद साहब, जैसे विपिन जी, जैसे आपने कहा कि होगा, हो जाएगा, हाँ मैं भी वही समझता हूँ कि होगा, हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा, हो जाएगा। सीटों का बंटवारा भी NDA में होगा, हो जाएगा। बिहार में भी होगा, हो जाएगा। महाराष्ट्र में भी
होगा हो जाएगा। हमारा तो कहना है कि इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से कम गठबंधन के मामले में बहुत आगे है। हमारी बहुत सी बैठकें हो चुकी हैं, हमारी सीट शेयरिंग पे चर्चा हो रही है। आज हम आप भी कई बार आपको लगता है दोनों की तुलना होनी चाहिए? नहीं चांद साहब, ईमानदारी से बताइए। ठीक है, आपको यहाँ बात बोलनी, लेकिन दोनों गठबंधनों की तुलना हो सकती है, आप बताइए। नहीं तो फिर अकेले लड़े भाजपा, 38 दलों के साथ क्यों लड़ रही है अगर तुलना ही नहीं होनी है? नहीं, बात वो नहीं कह रहा हूँ कि ये प्रैक्टिकल नहीं है ना जो आप बोल रहे हैं। नहीं विपिन जी तो मध्य प्रदेश में हमारी ताकत कमजोर थी। आप चर्चा कर रहे हैं ना हमारे वहां चुनाव लड़ने की। नहीं मैंने मध्य प्रदेश में तो आपका नाम भी नहीं लिया, मैंने तो सिर्फ उनसे बात की। कितनी, एक सीट आई, कुछ नहीं आई, वो भी एक ऊपर कहीं सीट आई थी पूर्वी मध्य प्रदेश में, उत्तरी मध्य प्रदेश, माफ कीजिए। नहीं बातचीत तो तब भी की थी ना आपने। हम तो जब गठबंधन में सबकी चर्चा करेंगे, 38 दलों वाले, बीजेपी के, एनडीए गठबंधन की भी। नहीं विपिन जी देखिए, मैं एक बात कहूं, अगर देश के प्रधानमंत्री जी विदेश से लौट के आएंगे और इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद एनडीए की गठबंधन करेंगे, क्योंकि आपने कहा ना कि मैसेज का बड़ा काम है, जो देश में संदेश जाता है, जनता के बीच में जो संदेश जाता है, शायद अगर हम इंडिया जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में समाजवादी पार्टी अगर साथ मिलकर लड़ी होती, दूसरे दल साथ मिलकर लड़े होते, तो शायद परिणाम कुछ और होता। तो संदेश जरूर, तो फिर लड़ना चाहिए था ना सर। मतलब देखिए, अब यही तो पूरा खेल है ना। आप लोग हैं, राजनीतिज्ञ हैं, ये तो चुनाव जो गणित है ये आप ही लोगों को समझ में आते हैं ना, इसीलिए आप वहां पर हैं। अच्छा, कोई कॉमन, ठीक है, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, क्योंकि वो आ जाना चाहिए था अब तक, वरना आपका संदेश जाएगा कैसे? नहीं हम तो भाजपा से आगे हैं, हम तो अपनी सीट शेयरिंग पे भी बात कर रहे हैं, वो प्रोग्राम भी जल्दी हमारे सामने आ जाएगा। चलिए ठीक है संजय जी ठीक है, मैं चलिए चांद साहब आपकी बात मान भी लेता हूं, लेकिन अंततः तो बैलेट बटन दबेगा, वोट मिलेगा, गणना होगी, आएगी। संजय जी बात है विपिन जी, 10 सेकंड बोलिए। देखिए, समाजवादी पार्टी ने तो अपने जो प्रत्याशी हैं, आप भले घोषित नहीं हुए हैं, बहुत से लोगों को सिग्नल है, हमारे बहुत से प्रत्याशी क्षेत्र में हैं जो काम कर रहे हैं, हम तो जमीन पे काम कर रहे हैं लगातार। हमारे प्रत्याशी भले घोषित नहीं हुए हों, लेकिन मैं जानता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को जहां चुनाव लड़ना है, पिछले 6 महीने से वो प्रत्याशी जनता के बीच में काम कर रहे हैं। जी चलिए, हाँ मैम 10 सेकंड, चलिए बोलिए। जी देखिए, कितनी कमाल की बात है कि भारतीय जनता पार्टी जब अभी कह रही है एनडीए का क्या मतलब है? 303 तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें और 26 सीटें जो हैं उनके एनडीए पार्टनर्स के हैं, और 38 पार्टियों को वो लेके आए हैं जिनकी कुछ सीटें ही नहीं है। तो ये क्या बता रहा है? ये डर ही तो है, उन्हें पता है कि एक परसेप्शन क्रिएट करना है, जिसके लिए वो कह रहे हैं कि 38 सीटों का, मैम ये तो सब उनके हिस्से की चीज है ना। इधर आपके हिस्से में भी तो अभी कौन सी बढ़िया स्थिति है जो हम उधर देखने जाएंगे आप लोग? तो ठीक है, जो लोग देख रहे हैं वो यही देख रहे हैं कि हम, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। क्योंकि समय मेरा समाप्त हो रहा है, संजय साहब, अगर सीट शेयरिंग और ये चीजें क्लियर नहीं होती तो फिर गठबंधन का क्या कोई फायदा है साथ में आने का? इससे अच्छा अकेले लड़ लेते सब लोग अपनी अपनी जगह। हाँ बिल्कुल विपिन जी, आप ठीक कह रहे हैं कि अगर इतने जद्दोजहद के बाद भी अगर सीट शेयरिंग नहीं होती है तो फिर ये मन में खटास बनाने से तो अच्छा था कि आप अलग अलग एक दूसरे के खिलाफ लड़ लेते, कम से कम रिश्तों में दरार तो नहीं आती। लेकिन अभी भी मुझे लगता है उम्मीद बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि किसी भी राज्य में सीट शेयरिंग नहीं होगी, 19-20 का मामला चलता रहेगा, लेकिन कई राज्यों में फिर भी सीटों के बंटवारे की संभावना बनी हुई है। सीटों का बंटवारा होगा। कुछ ऐसी सीटें होंगी जो बार बार, जिस एक शब्द का इस्तेमाल होता है, फ्रेंडली फाइट्स, कुछ सीटों पर जब एक तरह से सहमति नहीं होगी तो उसको फ्रेंडली फाइट के रूप में देखा जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो सीटों का बंटवारा होगा। ठीक है जी, क्योंकि मेरा अब समय लगभग समाप्त हो गया है, तो देखिए, क्योंकि ये पूरी तरह से एक राजनीतिक मुकाबला है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दोनों की तस्वीर, दोनों की स्थिति सबके सामने है। लेकिन हाँ, अब चुनाव बिल्कुल करीब है, सिर के ऊपर है, तो ऐसे में दोनों ही गठबंधन समझ रहे होंगे कि उन्हें क्या करना और कितना करना और मुकाबला कैसा और कहां पर है। तो शायद अगर इंडिया गठबंधन के लिहाज से बात करें, उनकी चीज़ें जल्दी सुलझें, जल्दी सॉर्ट आउट हों, तो वो एक कदम आगे बढ़ेंगे और अपनी बात जनता तक पहुंचाएंगे। जो इधर अगर मैं बात करूं बीजेपी की, तो राम मंदिर के रूप में या उनकी जो सरकारी नीतियां हैं उनके रूप में, आप कुछ भी कह लीजिए, कैसे भी डिस्क्राइब कर लीजिए, ऑलरेडी लोगों के बीच में है, तो यहीं से मुकाबले तय होते हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।